स्टूडेंट्स, आज मेरा मैनेजमेंट में अकाउंटेंसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आज मैंने विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल की चर्चा करूँ जिसमें से आप लोग का सारे चीजें उसका विस्तृत वर्णन हो जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ना क्या है। तो चलते हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका मीनिंग जो होता है जनरली हम लोग बता सकते हैं। तो द एंड ऑफ प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस एनालिसिस इंटरप्रेटिंग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, या जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि वित्तीय लेखांकन वित्त से संबंधित जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है एंडिंग प्रोडक्ट के वैल्यू से, जनरली उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जनरल अब इसको हम लोग जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो तरह के स्टेटमेंट में डिवाइड करने जा रहा हूं। पहला है इनकम स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, पहला आपका है इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड हम लोग चल रहे हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट में बात कर रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। जनरली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट को हम टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में मैंने जो वर्णन किया है वो दो तरह के अकाउंट्स को डिवाइड किया, पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की चर्चा करते हैं तो इसमें हमें नॉलेज प्राप्त होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग इसको हम लोग करते हैं तो इससे हमें नॉलेज होता है नेट या नेट लॉस फॉर द बिजनेस। और ये भी जो हम लोग नॉलेज प्राप्त होगा वो अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो कैलेंडर ईयर्स हो या फाइनेंशियल ईयर्स, कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर, उसे हम लोग कंप्लीट प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2021 है, तो यहां से लेकर के इसकी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक मेरे वर्ष के दौरान में क्या मेरा इनकम स्टेटमेंट में क्या प्राप्त हुआ, वो नॉलेज हमको यहां से मिलता है। तो जनरली हम लोग ये डिवाइड किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में। पहला आपका इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें नॉलेज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नॉलेज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। लेकिन ये जो कंप्लीट फॉर द ईयर एंडिंग है, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, वो फॉर द ईयर एंडिंग हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट जनरली फाइनेंशियल पोजीशन है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट हम लोग ये मान सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन है। किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ये पार्टिकुलर डेट यानी पार्टिकुलर डेट्स का मतलब ये हुआ कि हम जिस दिन का बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं, तो इस डेट में मेरा बिजनेस का क्या पोजीशन है वो नॉलेज हमको बैलेंस शीट से मिलेगा। यानी बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन क्या चीज का है? एसेट्स एंड किसका? लायबिलिटीज का एट ये पार्टिकुलर डेट्स। तो जनरली अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये कोर्सेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। जनरली इसको हम लोग बारीकी से समझना है कि किसी भी एंडिंग प्रोडक्ट का उसका मार्केट वैल्यू से जो एनालिसिस करेंगे अकाउंटिंग फोर्स में, वो नॉलेज हमको कहां से मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में मुझे क्या सीखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या प्राप्त होगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग मतलब हो गया वो साल के शुरू से अंत तक। फॉर द ईयर एंडिंग मतलब अगर 1 अप्रैल 2021 से बना रहे हैं, लास्ट 31 मार्च 2022 के बीच में मेरा क्या इनकम स्टेटमेंट है, वो नॉलेज हमको मिलेगा इससे। और बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशंस है, जिस प्रकार के मान सकते हैं कि शरीर, कोई व्यक्ति का स्वस्थ उसके ब्लड पर डिपेंड करता है, उसी तरह बिजनेस का अगर स्वस्थ को अगर हम चेक करना है तो हम बैलेंस शीट से चेक कर सकते हैं उसकी पोजीशंस क्या। और पोजीशन में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ए पार्टिकुलर डेट्स में उसकी क्या पोजीशन है आज के डेट में, वो हमको नॉलेज बैलेंस शीट से मिलता है। अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं कि बैलेंस शीट क्या है और इनकम स्टेटमेंट क्या है। हम लोग नेक्स्ट पेज को हम लोग मूव करते हैं कि क्या है उसके आगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, चलते हैं पहला बैलेंस शीट। तो मैंने चर्चा करता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अभी मैंने चर्चा किया कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशंस है। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल पोजीशंस, एसेट्स एंड क्या, लायबिलिटीज एट ए पार्टिकुलर डेट्स। अब हम लोग जो बैलेंस शीट पे चर्चा करेंगे टू फॉर्मेट में होता है। बैलेंस शीट हम लोग टू फॉर्म में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड सेकेंड है आपका वर्टिकल फॉर्म। बैलेंस शीट को हम लोग जनरली टू पार्ट में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंड वर्टिकल फॉर्म में। ये जो आए थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म, ये एक्ट आया था 1956 के शेड्यूल 6 पार्ट 1 के तहत में आए थे, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट। लेकिन इसका लेटेस्ट बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 में हुआ है, पार्ट 1 के शेड्यूल 3 के अधीन। पहले क्या होता था, जनरली हम लोग ज्यादा फॉर्मेट जो बनाते थे फर्स्ट में, वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन 2013 के बाद अमेंडमेंट होने के बाद अभी हम लोग ज्यादातर वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये लंबवत बैलेंस शीट बना रहे हैं। दोनों बैलेंस शीट एक ही है, मूल अंतर अभी हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म का जो बैलेंस शीट है और वर्टिकल फॉर्म का जो बैलेंस शीट में उसमें डिफरेंस कहां पर है, उसका मैं मेन जड़ को आप लोग को बताएंगे कि कहां पर डिफरेंस है। तो चलते हैं, पहला मैं हम लोग को हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को डिटेल बताने जा रहा हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को हम लोग डिटेल इस पर मैंने चर्चा करना जा रहा हूं। चलते हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पर डिटेल चर्चा करता हूं। हॉरिजॉन्टल बैलेंस, ये जो भी डेट रहेंगे वो डाल देंगे। हम लोग लिख रहे हैं पहला लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट्स। अभी जो हमने बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमने जनरली बताया कि बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल पोजीशंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ये पार्टिकुलर डेट्स। ये मेरे एसेट्स है, ये मेरे लायबिलिटीज है। अब सवाल उठता है एसेट्स क्या है। जनरली एसेट्स जो फ्यूचर बेनिफिट्स के उद्देश्य से आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारे आपके एसेट्स। एसेट्स मीन्स जो आपका है, जिस पर आपका अधिकार है, वो सारे आपके एसेट्स है। दैट मीन्स बिल्डिंग भी आपका, नॉलेज भी आपका एसेट,
ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो एसेट्स। अब एसेट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला आप पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहला है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जिसका यूज मोर देन 1 ईयर्स यूज के पर्पज से अगर आप काम करते हो, वो एसेट्स को हम लोग नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट हो, जिसका उद्देश्य खरीदना और बेचना नहीं होता, सेविंग के पर्पज से आप काम कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आप नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी आपके एसेट्स है। दैट मीन्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, प्रॉपर्टीज, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल, नॉलेज, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सारे 1 ईयर मोर यूज करते हैं, वो सारे आपका नॉन करंट एसेट्स। दैट मीन्स इसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। ये सब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, जिसमें से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टीज, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, व्हीकल्स या लीज होल्ड प्रॉपर्टी, या हम लोग बोल सकते हैं लीज होल्ड, लीज होल्ड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसका यूज हम 1 ईयर ज्यादा करते हैं, वो सारे आपके फिक्स एसेट्स होंगे, और वो टैंजिबल भी होगा और इन टैंजिबल होगा। जिस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, ये सारे प्रॉपर्टीज आपके टैंजिबल्स हैं। लेकिन अगर हम हवा की बात करें, नॉलेज की बात करें, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपी, ये भी फिक्स एसेट है आपका, टैंजिबल नहीं, इनटैंजिबल, जिसको हम लोग फीलिंग या एहसास या महसूस करते हैं, उसको हम लोग टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, और इसको हम लोग बताएंगे। फिर सेकेंड आपका आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जिसका यूज हम 1 ईयर लेस यानी 12th मंथ से कम करते हैं, वो सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं, जिसमें से कैश, जिसका खरीदना और क्या होता है, बेचना होता है, जैसे कैश, बैंक, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत सारे हैं। रॉ मटेरियल है, मटेरियल्स है, प्रीपेड, पेड, एडवांस, प्रीपेड, पेड, एडवांस, ये सारे, ये सारे आपका ये करंट एसेट्स है। बहुत सारे और हैं, वो सारे हमने पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आता है, थर्ड में आता है आपका फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स तो जितने भी फिक्स एसेट्स हैं जो इंटेंजिबल हैं, जिसका मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाता है, घट जाता है, वो सारे एसेट्स आपका जो गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो भी उसका मार्केट वैल्यू अप नहीं डाउन होता है, तो वो फिक्स एसेट नहीं, वो कन्वर्ट आपका फिक्टिशियस एसेट में हो जाता है, जिसके अधीन हम लोग रख सकते हैं गुडविल नहीं, गुडविल राइट ऑफ, प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस अंडर
राइटिंग कमीशन, इशू एक्सपेंसिव, ये सारे और बहुत सारे हैं, हम लोग पीडीएफ में भेज देंगे। ये सारे फिक्टिशियस एसेट के अधीन आते हैं। तो जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में एसेट्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में मैंने डिवाइड किया, आप लोग को बता दिए, पहला आपका फिक्स एसेट्स है, ठीक है। पहला हम लोग ने डिवाइड किया, मैंने इसको जो डिवाइड किया है, जिसमें से मैंने पहला फिक्स एसेट रखा, दूसरा मैंने करंट एसेट रखा, और तीसरा में मैंने क्या रखा, फिक्टिशियस एसेट। तो जितने भी फिक्स एसेट में जो इंटेंजिबल है, जिसका मार्केट वैल्यू बढ़ता नहीं घट जाता है, वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स हो जाते हैं। अब चलते मैंने लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में मैंने चर्चा कर रहा हूं, पहला जिसमें से मैंने इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं, इसके अंदर पहला लाइबिलिटीज में मैंने रख रहा हूं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल, और लाइबिलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल। जो संस्था में इन्वॉल्व व्यक्ति ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, चाहे कैपिटल के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में, या पार्टनर्स कैपिटल के रूप में, या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में, या रिजर्व या फंड के रूप में, जिसको हम लोग शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, वो सारे इंटरनल सोर्सेस तो जो संस्था में इन्वॉल्व व्यक्ति ने जिन्होंने पैसा लगाया, जिसको इक्विटी बोलते हैं। और जो लाइबिलिटीज होते हैं, जो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, जो इंटरनल से नहीं कंप्लीट होता, वो बाहर वाले आउटसाइडर से हम लोग जो सारे हम लोग कैच करके उसके पैसा लेते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, वो सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटीज को मैंने दो भाग में बांटा है, इंटरनल और क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका इक्विटी होता है, इक्विटी के अधीन हम लोग हैं होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर में आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल, जितने तरह का कैपिटल है। फिर आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, या सीकिंग फंड, या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या अदर फंड्स, ये सारे आपका शेयर होल्डर फंड के अधीन आता है। अब हम लोग इसी पर मैंने चर्चा कर रहा हूं, शेयर होल्डर फंड में और सारे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गए, ये सब भी इसमें आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बहुत सारे हैं। दूसरा आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जिसको डेब्ट बोलते हैं, जो संस्था में इन्वॉल्व व्यक्ति व्यवस्था नहीं कर पाता और बाहर से जो कर्ज लेते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। जिसमें से आता है नन करेंट लाइबिलिटी, नन करेंट लाइबिलिटी, जिसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये सब नन करंट लाइबिलिटी होता है, जिसका यूज हम लोग कर्ज जो लेते हैं 1 ईयर मोर, सब आउटसाइडर होता है, जो हम लोग कर्ज में 1 साल से ज्यादा लेते हैं। नेक्स्ट इसी का एक और बच गया हम लोग का करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आता है थर्ड करंट लाइबिलिटी, जो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जिसके अंतर्गत क्रेडिटर्स भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है, ट्रेड पेबल भी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यूज ओइंग, या शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे आपके करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो जनरली मैंने बैलेंस शीट को 2 भाग में डिवाइड किए थे, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एंड सेकंड वर्टिकल बैलेंस शीट। आज मैंने विस्तृत बैलेंस शीट दोनों फॉर्मेट में, पहला आज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को समझाया। बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस है, एसेट्स एंड क्या लायबिलिटीज का। अब उसमें से मैंने एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया,
पहला नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट और तीसरा फिक्टिशियस एसेट। लायबिलिटीज को भी मैंने दो भाग में डिवाइड किया, एक फिक्स लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटीज अगर हम बोलते हैं उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है शेयर होल्डर फंड और एक है नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड मीन्स इंटरनल इंटरनल लायबिलिटी हो गया, जो संस्था में इन्वॉल्व व्यक्ति ने जो पैसा लगाया उसको हम लोग, और जो संस्था के बाहर जो हम लेते हैं उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, यानी ओब्लिगेशन, वो कर्ज है। और वो लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म होता है। फिर मैंने नेक्स्ट जो बैलेंस शीट है, जो वर्टिकल बैलेंस शीट है, उसका नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझा देंगे। और इसी तरह कंटिन्यू आप लोग को सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैनेजमेंट के बुक से क्वेश्चन हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारे डिटेल आप लोग को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।